नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के एसीए लर्निंग ऐप के यूट्यूब चैनल पे। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं यहाँ पर कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास भूगोल। ठीक है, तो कक्षा 6 की हम एनसीईआरटी भूगोल की बुक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। और अध्याय 1 है यहाँ पर कौन सा, सौरमंडल में हमारी पृथ्वी या सौरमंडल में पृथ्वी। तो चालू करते हैं हमारे इस नए सेशन को। तो शुरुआत से ही है ये सारी चीज़ें, यहाँ पर पूरी बुक है यहाँ पर हमारे सामने, तो हम धीरे धीरे इसको समझते हुए चलते हैं। सूर्य अस्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सभी ने बचपन में और अभी भी देखा होगा, सभी अभी बचपन में ही हैं हम लोग सब या आप लोग सब, तो रोज़ाना आप आकाश की तरफ देखते ही हैं। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं। तो जब हम शुरुआत में देखते हैं, जब शाम के समय देखते हैं, तो प्रारंभ में हमें 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रात होती जाती है, इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तारों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। ठीक है, किससे भर जाता है, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से क्या हो जाता है, तो भर जाता है। भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसे प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा समझने जैसा नहीं है। सबने आकाश को में देखा होगा रात के समय, तो आपको बहुत सारे चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, जिनको हम तारे के रूप में जानते हैं। तो प्रारंभ में कई छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, कम मात्रा में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, इन तारों की संख्या क्या होती है, इन चमकते बिंदु की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। और एक समय के बाद इनको गिन पाना हमारे लिए संभव नहीं होता है। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। तो इन चमकीली जो बिंदु है या वस्तु है, इनके साथ हम प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, या अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। और वो हम किस दिन देखते हैं, तो उसको हम देखते हैं पूर्णिमा के दिन। जैसा कि हमने कब देखा है इसको, तो हमने देखा है कल के दिन, मतलब कि पूर्णिमा कल आपकी गुजरी है, तो कल के दिन तारीख थी आपकी कौन सी, तो तारीख थी आपकी 29 सितंबर। क्या था, 29/9/2023 वाले दिन। ठीक है, ये हमने इसको अभी हाल ही में देखा है। तो इस दिन हमने पूर्ण किसको देखा है, चंद्रमा को देखा है। होती है 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। अमावस्या के दिन हमको चंद्रमा नहीं दिखाई देता। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। जिस दिन हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता, पूर्णता नहीं दिखाई देता, वो दिन कौन सा होता है, तो वो होता है आपका अमावस्या वाला दिन होता है, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि कहा जाता है। तो नए चंद्रमा की रात्रि किसे कहा जाता है, अमावस्या को कहा जाता है। ठीक है, इसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक क्या होता है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तु को क्यों नहीं देख पाते? सबने देखा होगा कि हम दिन के समय ना ही चंद्रमा को ठीक से देख पाते हैं और ना ही तारों को देख पाते हैं। तो इसका क्या कारण है जिसका कि हम चंद्रमा और तारों को ठीक से नहीं देख पाते दिन के समय? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय
चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, तो इनकी जो लाइट होती है वो कम होती है और सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण हमें सूर्य के प्रकाश के कारण जो कम चमकीली वस्तुएं होती है, जो रात में चमकने वाली वस्तु होती है, उनको हम नहीं देख पाते अत्यधिक प्रकाश के कारण। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, एक आपका बड़ा बल्ब है और एक आपका छोटा बल्ब है, दोनों का अगर एक साथ चलाएंगे तो बड़े बल्ब की रोशनी के कारण हमें छोटे बल्ब की रोशनी ठीक से नहीं दिखाई देगी। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, जब सूर्य बड़ा बल्ब है वो चमकता है तो छोटे बल्ब जो तारे हैं उनकी हमको क्या है चमकाहट या वो चमकीले हुए चमकते हुए हमको नहीं दिखाई देते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। यहाँ से चीज़ें काम की होने वाली है आपकी। तो चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा क्या है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो जो भी वस्तुएं आपको दिन के समय या फिर रात के समय आकाश में चमकती हुई दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, जो भी पिंड आपको आकाश में दिखाई देता है वो खगोलीय पिंड कहलाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ठीक है, तो जो कुछ आकाशीय पिंड है या खगोलीय पिंड है उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक है, जो अपने प्रकाश से चमकते हैं और उनके पास ऊष्मा भी होती है उन्हें हम तारा कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं विशेषकर उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह के रूप में जानते हैं। और भी अन्य पिंड भी वो होते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, यहाँ पर भी बड़ी काम की चीज़ है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। तो क्या है, सूर्य एक तारा है। तो क्या क्या चीज़ें देखी हमने, यहाँ पर देखते हैं हम कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में क्या है, चमकती है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो जो आकाश में दिखाई देने वाली वस्तुएं होती है वो क्या कहलाती है, आपकी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और सूर्य भी क्या है, एक तारा है। जो भी चमकीली वस्तु होती है उसको क्या कहते हैं, तो तारा कहते हैं। तो सूर्य क्या है, तारा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा हो गया, तो सूर्य हो गया। तारा है ना। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। ठीक है, तो रात के समय चमकते हुए अनगिनत जो तारे हैं वो किसके समान है, सूर्य के समान ही होते हैं। किसके समान होते हैं, सूर्य के समान ही है। लेकिन सबसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी से अत्यंत दूर होने के कारण जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत छोटे दिखाई देते हैं, जिसके कारण हम उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। तो आपने देखा होगा जब भी आप किसी वस्तु को पास से देखते हैं तो वो बड़ी दिखाई देती है, दूर से देखेंगे तो वो छोटी दिखाई देती है। इसी प्रकार तारे भी हमसे कई किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके कारण वो हमें क्या है, छोटे प्रतीत होते हैं। उनका आकार हमें छोटा प्रतीत होता है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया है। जब भी आप आसमान में हवाई जहाज को देखते हो तो वो काफ़ी ऊंचाई पर होता है, जिसके कारण उसका जो आकृति है, जो उसका आकार है वो हमें काफ़ी छोटा दिखाई देता है। जब भी हम उसे पास से देखेंगे तो वो काफ़ी बड़े आकार में आपको दिखाई देगा। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को देख सकते हैं। ठीक है, तो तारों के द्वारा बनाई गई आकृति को आप रात के समय देख सकते हैं। विविध आकृति को रात के समय आप
देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो तारों के समूह के द्वारा बनाई जाने वाली आकृति क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाती है। क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, तो एक नक्षत्र मंडल का नाम क्या है? अर्सा मेजर या फिर बिग बियर के नाम से जाना जाता है। तो बिग बियर या अर्सा मेजर क्या है? तो तारों का समूह है जिसे क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है। कौन सा है? सप्तऋषि है, जहाँ पर सप्त का मतलब 7 होता है और ऋषि का मतलब संत होता है। 7 ऋषियों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो सप्तऋषि तारा मंडल ये प्रमुख है जो आसानी से आपको 7 तारों के समूह में देखने को मिल सकता है। यहाँ 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है? अर्सा मेजर का ही भाग है। चित्र 1.1 आपने अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों, तारों और ग्रहों। इसके बाद क्या है? यहाँ पर एक फ़ोटो दे रखा है जिसमें आपके तारों के बारे में बता रखा है। ठीक है, किसके बारे में बता रखा है? तारों के बारे में यहाँ पर बता रखा है। यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से हम तारामंडल को देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये वाला। ठीक है, ये वाला कौन सा तारा बताया है? तो ध्रुव तारा यहाँ पर बताया गया है। और ये जो है 4 और ये 3। ठीक है, ये आपका क्या है? एक सप्तऋषि मंडल के रूप में हम देख सकते हैं 7 तारों का। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर संकेतक तारे के रूप में है। ये यहाँ से किस ओर देखा जा रहा है? तो ध्रुव तारा जो किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर दिशा में दिखाई देता है। प्राचीन समय के लोग दिशा ज्ञात करने के लिए किस तारे का, रात के समय दिशा ज्ञात करने के लिए किस तारे का प्रयोग करते थे? तो ध्रुव तारे का प्रयोग करते थे। ठीक है, ये आप भी अपने बड़ों की सहायता से उत्तर दिशा में रात के समय आसानी से देख सकते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में दिशा को बताता था, जिसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। तो प्राचीन समय में रात के समय दिशा का ज्ञान किनसे किया जाता था? तो तारों से किया जाता था। और उसमें भी जो तारा था वो कौन सा था? तो ध्रुव तारा विशेषकर उपयोग किया जाता था, जो किस दिशा का सूचक होता था? तो उत्तर दिशा का सूचक होता था। तो उत्तर दिशा में पाया जाने वाला अत्यधिक चमकीला जो तारा होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ध्रुव तारे के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ध्रुव तारा इसे कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे कि हमने वो तारामंडल देखा था चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी, जिस प्रकार की हमने उसे पिछली बार देखा था। वापस से आते हैं हम उस तस्वीर की तरफ। यहाँ पर हम एक काल्पनिक रेखा खींच रहे हैं, तो किसकी तरफ इंगित करते हैं? इसकी तरफ इंगित करता है। और ये क्या है? संकेतक तारा है। और ये 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये क्या हो जाएगा? सप्तऋषि तारामंडल हो जाएगा, जो किसका भाग है? बिग बियर या अर्सा मेजर का भाग है। और किसकी ओर इंगित कर रहा है? ध्रुव तारे की ओर इंगित कर रहा है। और ये किस दिशा का सूचक है? तो ये उत्तर दिशा का सूचक है। ठीक है, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती।
वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो ग्रह किसे कहते हैं? जो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, और वे किससे? तो वे सूर्य से ऊष्मा लेते हैं या ऊर्जा लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो क्या कहता है? कुछ खगोलीय पिंड अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से, तारों के प्रकाश मतलब सूर्य भी एक तारा है, तो किससे ले रहे हैं यहाँ पर? सूर्य से। किससे प्रकाश ले रहे हैं? सूर्य से। ऊष्मा किससे मिलती है उनको? सूर्य से मिलेगी। से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनका खुद का कोई ऊष्मा और कोई प्रकाश नहीं होता, जो किनसे ऊष्मा एवं प्रकाश ग्रहण करते हैं? तो जो सूर्य से या तारे से ऊष्मा या प्रकाश लेते हैं या ग्रहण करते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट शब्द से बना है। तो प्लेनेट किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। प्लेनेट किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जो किसके चारों ओर घूमता है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाला। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। उसी प्रकार ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ग्रह का जो चक्कर लगाएगा उसे उपग्रह कहा जाएगा, और जो सूर्य का चक्कर लगाएगा उसे ग्रह कहा जाएगा। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ठीक है, तो हम किस पर रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। एक ग्रह है, तो पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है, क्योंकि यहाँ भी क्या करती है? इसके पास भी खुद का कोई प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है, ये सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा को प्राप्त करती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो अपना चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? तो लगभग 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? एक वर्ष के नाम से जानते हैं। ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य है, क्योंकि सूर्य भी एक क्या है? तारा है, जिसका खुद का प्रकाश, वे खगोलीय पिंड जिनका खुद का प्रकाश ऊष्मा होती है, उन्हें हम तारा कहते हैं। तो सूर्य भी क्या है? एक प्रकार का तारा है, और सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो पृथ्वी को बहुत दूर से, अब हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी को हम बहुत दूर से कैसे देखेंगे? जब भी हम बहुत दूर से, मतलब या तो अंतरिक्ष से उसे देखें, या फिर चंद्रमा या अन्य ग्रह पर जाकर उसे देखेंगे, तो पृथ्वी हमें बहुत ही चमकीली दिखाई देगी। जिस तरीके से हम पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो काफ़ी चमकीला दिखाई देता है, उसी प्रकार चंद्रमा से या फिर मंगल ग्रह पर संभव नहीं है अपने लिए जाना, लेकिन फिर भी हम एक कल्पना करके देखें तो ये काफ़ी चमकीली दिखाई देती है। कई बार आप लोगों ने तस्वीरों में देखा होगा कि अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर में पृथ्वी किस प्रकार चमकीली दिखाई देती है। यहाँ पर एक और फोटो आया है, तस्वीर आई है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा सौरमंडल होता है। क्या होता है? सौरमंडल होता है। ठीक है, इसको हम कहाँ छोड़ते हैं? यहाँ पर छोड़ते हैं, ये हमें डिस्टर्ब ना करे इसलिए। ये सूर्य है, ठीक है, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह होते हैं। ठीक है, और इतने पूरे को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सौरमंडल। सौरमंडल या सौर परिवार के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो हम चीज़ें देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? सौरमंडल के नाम से जाना जाता है। तो हम देखते हैं सौरमंडल में क्या होता है। तो सबसे पहला जो ग्रह होता है वो कौन कौन से ग्रह आते हैं? ये आपका बुध है। ठीक है, इसके बाद कौन सा आएगा? तो बुध के बाद ये शुक्र हो जाता है। ठीक है, शुक्र के बाद ये पृथ्वी होती है, ये मंगल होता है,
ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ये बृहस्पति ग्रह है। ये जो वलय वाला आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा ग्रह हो जाएगा, हमारा शनि ग्रह हो जाएगा। इसके बाद जो आता है वो यूरेनस होता है, और यूरेनस के बाद कौन सा होता है, नेपच्यून होता है। ठीक है, तो ये सूर्य से दूरी के क्रम में बढ़ते हुए ग्रह हैं, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में ग्रह। ठीक है, सबसे पहला जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है, तो सबसे पहले आने वाला ग्रह हो जाएगा आपका बुध। कौन सा हो जाएगा, बुध, शुक्र, है ना, कौन सा होता है, बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद कौन सा होता है, यूरेनस, यूरेनस, और इसके बाद कौन सा होता है, नेपच्यून। कौन सा होता है, नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह हैं पृथ्वी से बढ़ते हुए आकार के क्रम में। किस आकार में, तो बढ़ते हुए आकार के क्रम में ये ग्रह आपके होते हैं। ठीक है, नीचे कुछ चीज़ें दे रखी है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है। तो जो बुध ग्रह है, सूर्य का एक पूरा चक्कर ऐसे घूम के आने में इसको कितना समय लगना है, तो 88 दिन का समय इसको लगना है। अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन का होता है। तो इसका जो एक दिन होता है वो कितने, पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है, तो 59 दिन के बराबर होता है। 59 दिन के बराबर इसका एक होता है। और इसका जो एक वर्ष होता है, इसका जो एक वर्ष होता है वो लगभग कितने दिन का होता है, तो 88 दिन के बराबर होता है। शुक्र क्या है, शुक्र अपने सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन, ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूरा करता है। तो सूर्य के चारों ओर 255 दिन में घूम लेता है और अक्ष पर 243 दिन में घूम लेता है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें क्या है, सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में कौन पूरा चक्कर लगाता है, तो वो लगाता है बुध। कौन लगाता है, बुध लगाता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में, 24 घंटे में, और सूर्य का पूरा चक्कर कितने समय में लगाएगी ये, तो ये लगाएगी लगभग 365 दिन में लगाती है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन, कितना दिन, 687 दिन में ये पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में करता है। ठीक है, 1 दिन मतलब 24 घंटे में। ठीक है, 1 दिन मतलब 24 घंटे में। जितने समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम लेती है उतने ही समय में मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पर घूम लेता है। लेकिन सूर्य के चारों ओर उसका जो परिक्रमण होता है वो कितने दिन का होता है बच्चों, तो वो होता है 687 दिन का होता है। चंद्रमा की संख्या कितनी है, मतलब उपग्रह की संख्या कितनी है, तो 2 यहाँ पर दे रखी है। बृहस्पति पर पहुँचते हैं तो बृहस्पति कौन सा, ये वाला, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो सबसे बड़ा जो ग्रह होगा सौरमंडल का वो कौन सा हो जाएगा, तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, ये वाला बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने, तो लगभग 12 साल में ये ऐसे जाता है। और पूरा सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाता है, 12 साल में, लगभग 12 साल में। लेकिन अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। तो ये अपने अक्ष पर मतलब इसका एक दिन और रात
कितने दिन कितने कब समय का होता है, तो 10 घंटे में, ठीक है, 10 घंटे में। जैसा कि पृथ्वी पर 10 घंटे होंगे उतने समय में ये एक दिन और एक पूरा दिन रात पूरा हो जाता है। जैसे अपने यहाँ पर 24 घंटे में दिन रात होता है, वैसे यहाँ पर 10 घंटे में हो जाता है। तो कह सकते हैं 5 घंटे की रात और 5 घंटे का यहाँ पर दिन हो सकता है। अगला ग्रह कौन सा है? अगला ग्रह हमारा शनि आता है। तो शनि में क्या होता है, ये जो रिंग होती है इसको वलय कहा जाता है। तो सब इसका आकार कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है काला। कैसा ग्रह है ये? काला ग्रह है, ठीक है। कैसा ग्रह है? काला ग्रह है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करता है, ठीक है। और क्या करता है, 10 घंटे 40 मिनट में चंद्रमा की संख्या नहीं, अपने अक्ष पर घूर्णन की गति कितनी है इसकी, तो 10 घंटे और 10 मिनट में करता है। इससे कुछ थोड़ा समय ज़्यादा ये लेता है। और सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय ले रहा है ये, तो ये ले रहा है लगभग कितना, कहाँ गया, 29 साल। कितना लेता है? 29 साल। इसके बाद आता है कौन सा, यूरेनस। तो यूरेनस है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में इसको 84 साल का समय लगता है। जबकि नेपच्यून, इसको सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है, तो इसको 164 साल का समय लगता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह, ठीक है, किसके आसपास, तो सूर्य के आसपास सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बुध। मतलब सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा होता है, बुध हो जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा समय में चक्कर लगाने वाला कौन हो जाता है, नेपच्यून हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपने अक्ष पर घूमने वाला, सबसे कम समय में घूमने वाला कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है क्या, बृहस्पति। और इसके अलावा हम देखते हैं तो अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा समय में घूमने वाला कौन हो जाता है, तो 59 दिन, ठीक है। तो 59 दिन कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर तो सबसे तेज घूम लेगा, लेकिन अपने अक्ष पर घूमने में इसे सबसे ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। ये अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है और ये सूर्य का चक्कर सबसे ज़्यादा समय में लगाता है। तो ये इन 4 ग्रहों को आपको विशेष ध्यान रखना है और क्रम आपको सभी को याद होना चाहिए। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। तो आसमान में आप जिस चंद्रमा को देखते हैं वो क्या है, उपग्रह, क्योंकि वो पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। कोई भी खगोलीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसे क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी के समान और पृथ्वी के समेत कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है और कुछ के पास नहीं है। तो जिनके पास अपने खुद के चंद्रमा नहीं है वो कौन कौन से हैं, तो वो है आपका बुध और शुक्र। इसके अलावा जो भी ग्रह हैं आपके, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, इन सारे ग्रहों के पास अपने खुद के क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं। तो सौरमंडल के भाग क्या क्या होते हैं, 8 ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं उन ग्रह के, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह जो किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित था, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो आकाशीय पिंड पाए जाते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसके अलावा क्या है, उल्का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जो हमने अभी पिछला फोटो देखा था, जिसका मुखिया क्या है, सूर्य है, ठीक है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, ठीक है। तो सौरमंडल के केंद्र में कौन स्थित है, सूर्य स्थित है। कौन स्थित है, सूर्य है। सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल या खिंचाव बल के कारण सौरमंडल को ये क्या रखता है, बांधे रखता है। सूर्य
सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, क्या है? कहाँ थे हम, कहाँ से छोड़ा था हमने? यहाँ पे है ना। सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो सौरमंडल, जो सौरमंडल है जिसमें ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह और उल्काएं आती है, तो उसको ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करने का एकमात्र स्रोत क्या माना जाता है? सूर्य माना जाता है। हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर स्थित है। तो ये जो सूर्य है एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी दूरी पर है, जिसके कारण इसकी अत्यधिक गर्मी को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला है क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे क्या है? बहुत दूर है। इसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, इसके बाद क्या है? ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह, जिनको हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। कौन कौन से होते? फिर से हम बात करते। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, या फिर जिनको हम क्या कहते हैं? अरुण यूरेनस और वरुण नेपच्यून। ये हमारे 8 ग्रह होते हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 के बाद से कितने ग्रहों को माना गया है? तो 8 ग्रहों को माना गया है। और यहाँ पर ये दे भी रखा है अनुसार वे है कौन कौन से? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है तथा नेपच्यून ग्रह स्थित है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिससे जैसा कि हम पिछले फोटो में देखकर आए हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। जिस पथ पर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो दीर्घवृत्ताकार होता है और उसे हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ठीक है, वो उस ग्रह के घूमने की रास्ता होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तो कक्षा के नाम से जाना जाता है। तो कक्षा क्या है? तो जहाँ जब भी सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है वो उसकी कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन का समय लगता है, जो सबसे कम समय होता है। ठीक है, जो क्या है? सबसे कम समय होता है। तो 88 दिन में बुध जो ग्रह होता है सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है या माना जाता है। तो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है वो कौन है? शुक्र है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग किसके समान है? तो पृथ्वी के समान। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका आकार एवं आकृति किसके समान होती है? पृथ्वी के समान होती है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कब हुई थी? अगस्त 2006 में हुई थी, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। में यहाँ निर्णय लिया है कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313, ये इसका नाम है, जिसे सिरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहे जाते हैं? बोने ग्रह। अब इसको ग्रह की मान्यता से हटाकर बोने ग्रह में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये क्या करता है? ये इसका जो हमने लास्ट वाला ग्रह कौन सा देखा था? नेपच्यून। कौन सा देखा था? नेपच्यून देखा था। तो ये कई बार नेपच्यून ग्रह की कक्षा में घुस जाता था और यहाँ पर जो निर्णय आया था वो क्या आया था? ग्रह वो क्या कहा जाता है जो अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाए। लेकिन क्या होता था? ये हमारा अरुण है, नहीं वरुण है, जिसे हम नेपच्यून बोलते हैं। और तो ये हमारा कौन सा है? प्लूटो। तो प्लूटो क्या होता था? इसकी कक्षा में घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाता था, इस प्रकार चक्कर लगाता था। यहाँ पर सूर्य माना हमने, तो यहाँ से ये घूमकर किधर जाएगा? इधर जाएगा।
जिसके कारण इसे ग्रह होने की कक्षा से दर्जे से हटा दिया, मान्यता इसकी रद्द कर दी है। लेकिन मान्यता रद्द करने का मतलब ये नहीं है कि इसे अंतरिक्ष से ही हटा के कहीं और फेंक दिया गया है, ये है अंतरिक्ष में, लेकिन अब इसे ग्रह नहीं मानते, बोना ग्रह मानते हैं। वहाँ आकाशीय पिंड जो दूसरे ग्रह की कक्षा में प्रवेश करता है अपने परिक्रमण समय में, तो उसे ग्रह ना कहकर क्या बोला जाएगा, बोना ग्रह बोला जाएगा। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के आकार में पृथ्वी कौन से नंबर पर आता है, तो तीसरे नंबर पर आता है। जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी। चौथे नंबर पर कौन आता है, तो मंगल आता है। आकार में यहाँ पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह तो हमारा बृहस्पति है, लेकिन पृथ्वी कौन से नंबर का है, पांचवें नंबर का ग्रह होता है। यह सूर्य के पास थोड़ी चपटी नहीं, सॉरी, यह ध्रुव के पास, सूर्य के पास नहीं, ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो आकार है उसको क्या कहा जाता है, भू-आब कहा जाता है, ना कि गोल कहा जाता है। क्योंकि ध्रुव की ओर क्या है, जो उत्तरी ध्रुव होता है और जो दक्षिणी ध्रुव होता है 90 डिग्री पर होते हैं, दोनों 90 डिग्री अक्षांश पर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उसके कारण इसको क्या कहा जाता है, भू-आब कहा जाता है। तो 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री क्या होता है, दक्षिण। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होती है, गोल की बजाय थोड़ी चपटी होती है, तो पूर्णतः गोल ना होकर ये कैसी है, भू-आब कहते हैं। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है या फिर ब्रह्मांड का एकमात्र ग्रह है अभी तक ज्ञात। ठीक है, ब्रह्मांड का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, तो केवल एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन संभव है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। ठीक है, यह पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो पानी और जो वायु होती है वो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, मौजूद है। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन मौजूद है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, प्राणदायक होती है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, इन्हीं कारण से, किसके कारण से, पानी और वायु में आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है, जिसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। तो पृथ्वी का जो कलर है वो कैसा होता है, नीला ग्रह इसे कहा जाता है। ठीक है, दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। जबकि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, काला ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो शनि ग्रह को कहा जाता है। तो काला ग्रह कौन सा है, शनि ग्रह है। जबकि नीला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है, और एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन संभव है। चंद्रमा, तो ये आपका चंद्रमा है। इस प्रकार पृथ्वी से देखने पर जब पूर्णिमा वाले दिन ये पूर्णता दिखाई देता है, तो इस प्रकार ये चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, केवल चंद्रमा ही है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, कितना है, तो पृथ्वी का ये 1/4 होता है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक स्थित है। चंद्रमा बड़े दिखाई देने का कारण क्या है, क्योंकि चंद्रमा जितने अन्य पिंड हम तारे देखते हैं उनसे इसकी दूरी कम है। पृथ्वी से इसकी दूरी क्या होती है, उनकी अपेक्षा कम होती है। पास होने के कारण ये थोड़ा बड़ा प्रतीत होता है। यह हमारे लगभग क्या है, हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। जबकि सूर्य हमसे कितना दूर स्थित है, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना अंतर है, ये मात्र 3 लाख है और वो 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, तो काफ़ी दूर स्थित होता है। अब ये इसकी जो दूरी है वो थोड़ी कम है, इसलिए ये क्या है, अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। तो आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की, सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये दूरी आपको पता लगानी है, तुलना करनी है कि सूर्य और चंद्रमा में कितनी दूरी है, क्योंकि आपको पता है सूर्य और पृथ्वी में कितनी दूरी है और सूर्य और चंद्रमा में कितनी दूरी है, जिसके आधार पर आप यहाँ तुलना कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, यहाँ पर शायद हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है ना। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना 8 मिनट का समय लगता है। तो कितना समय लगता है, 8 मिनट का समय लगता है, लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो कितना समय लग रहा है यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है। और दूरी कितनी होती है, तो दूरी आपकी गति कितनी होती है, तो किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होने के बावजूद भी जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वो पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है, क्योंकि दूरी कितनी है 15 करोड़ किलोमीटर। और ये जो दूरी होती है ना, ये समय समय पर क्या होती है, बदलती रहती है। ठीक है, अधिकतम दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर और न्यूनतम गति दूरी होती है कितनी होती है 70 करोड़ किलोमीटर। और जो औसत होती है वो होती है 15 करोड़ किलोमीटर। और क्या है रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या कोई अन्य भारतीय चंद्रमा पर गया है। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, तो ज्ञात करना है कि कोई अन्य भारतीय गया है क्या चंद्रमा पर, और अगर गया है तो उसका नाम बताना है। और अभी हाल ही में क्या गया है, भारत ने चंद्रयान पर एक मिशन भेजा है, जिस मिशन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।